रामपुर नामक गांव में दो अनाथ भाई बहन रहा करते थे। चिंटू अभी छोटा था, लेकिन कामिनी चिंटू से बड़ी थी, इसलिए कामिनी जंगल जाकर लकड़ियां काटा करती थी और उन्हें बेचकर जो पैसे मिला करते थे उन्हीं से अपना और अपने छोटे भाई का पेट भरा करती थी। एक दिन चिंटू कामिनी से कहता है, दीदी हमारे माता पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। सब बच्चे अपने माता पिता के साथ कितने खुशी खुशी रहते हैं, हम क्यों नहीं रहते? वो हमें छोड़कर कहाँ चले गए? क्या माता पिताजी को हमारी याद नहीं आती? चिंटू मेरे प्यारे भाई, इस तरह से उदास नहीं होते। माँ पिताजी हमारे साथ हैं, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो एक तारा बन गए। बस जब रात हो जाए तो तुम माता पिताजी से मिल लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई? ठीक है दीदी, जब रात हो जाएगी तो मैं माता पिताजी से बातें करूंगा बहुत सारी। अच्छा चिंटू, अब मुझे लकड़ी काटने भी तो जाना है, तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर कामिनी रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। कामिनी बहुत मेहनत से लकड़ी काटा करती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी, लेकिन आज लकड़ी काटने के बाद अचानक बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लकड़ियां भीग जाती हैं। कुछ समय बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो कामिनी लकड़ी बेचने के लिए बाजार जाती है और एक दुकानदार से कहती है, ये लीजिए भैया आज की लकड़ियाँ। बारिश आ जाने की वजह से सभी लकड़ियाँ थोड़ी भीग गईं, लेकिन इनके जितने भी पैसे बनते हैं आप मुझे दे दीजिए। क्या लड़की, मुझे बेवकूफ़ समझा है? मैं तुझे इन भीगी लकड़ियों के पैसे क्यों दूंगा? मैं सिर्फ सूखी लकड़ियाँ खरीदता हूँ। चल अब निकल यहाँ से। और वैसे भी तेरी भीगी हुई लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदने वाला। देखिए ना अंकल जी, ये लकड़ियाँ खरीद लीजिए। घर पर मेरा छोटा भाई है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते हैं मैं उसी से रोज राशन खरीदती हूँ, अपना और अपने छोटे भाई का पेट भरती हूँ। अगर आज आपने लकड़ियाँ नहीं खरीदी तो हम दोनों भाई बहन भूखे ही रह जाएंगे। देखिए ना अंकल जी, गरीब के पेट पर लात मत मारिए। ज्यादा नहीं तो थोड़े ही पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने छोटे भाई का पेट भर सकूं। मेरा भाई बहुत छोटा है, वो भूख को सहन नहीं कर पाएगा। कामिनी दुकानदार के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है और उसके बाद एक एक कर सब दुकानदारों के पास जाती है ताकि उसकी भीगी हुई लकड़ी कोई खरीद ले और उसे थोड़े पैसे दे दे। लेकिन कोई भी दुकानदार कामिनी के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं करता और कामिनी को सब भगा देते हैं। कामिनी उदास होकर खाली हाथ अपने घर आ जाती है। तभी चिंटू कामिनी से कहता है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मगर आपके हाथ तो खाली हैं। आप खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आई। अब हम क्या खाएंगे दीदी? चिंटू की बात सुनकर कामिनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामिनी चिंटू को कैसे बताती कि आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी कामिनी चिंटू से कहती है, नहीं नहीं चिंटू, घर में दूध रखा है, मैं तुम्हें उसे दे देती हूँ, तुम उसे पीकर सो जाना। ऐसा कहकर कामिनी किचन में जाती है और थोड़ा सा जो दूध रखा होता है उसमें बहुत सारा पानी मिलाकर चिंटू को पिला देती है। ऐसे ही लगातार 2-3 दिन बारिश होती रहती है और लकड़ियां नहीं बिक पाती। अब दोनों भाई बहन 3 दिन तक भूखे रहते हैं। 3 दिन तक भूखे रहने से चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। अब कामिनी की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। कामिनी अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रोती है। माँ, आप देख रही हैं चिंटू की कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं कैसी बहन हूँ जो अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकती। माँ पिताजी, अगर आज आप जिंदा होते तो चिंटू 3 दिन तक भूखा नहीं रहता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ पिताजी, आप इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा कहकर कामिनी बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी कामिनी की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, कामिनी
इस तरह से हिम्मत नहीं हारते बेटा। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन अब समय आ गया कि मैं तुम्हें वो बीज दे दूं जिसकी अब तुम्हें ज़रूरत है। माँ, आप मुझसे बातें कर रही हैं, ये देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, आप किस बीज की बातें कर रही हैं और कैसा समय आ गया? मेरी प्यारी बेटी, साधु ने मुझे एक जादुई बीज दिया था, लेकिन उस बीज को हम कठिन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, इसलिए वो बीज तुम्हें मिल जाना चाहिए। तुम एक बंजर ज़मीन पर जाकर इस बीज को डाल देना और जिसके बारे में भी सोचोगी उसकी खेती हो जाएगी। सच में माँ, अब मैं जादुई लहंगे की खेती करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लहंगे बेच पाऊँ और मैं चिंटू का अच्छे से इलाज करा सकूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करना। जादुई बीज मेरे पुराने बक्से में रखा है, उसे निकालकर इस्तेमाल कर लो। कामिनी अपनी स्वर्गवासी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने माँ के पुराने बक्से को खोलकर देखती है और उस बीज को निकालकर एक जंगल में ले जाती है और वहाँ जाकर एक जमीन पर डाल देती है और बहुत सुंदर सुंदर लहंगे के बारे में सोचती है। तभी बहुत सुंदर सुंदर लहंगे की खेती हो जाती है। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल ठीक कहा था, अब मैं ये सभी सुंदर सुंदर लहंगे बाजार में बेच दूंगी। ऐसा कहकर कामिनी वो लहंगे बाजार में बेचने लगती है। लहंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, जिसकी वजह से कामिनी के पास बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और वह लहंगे तुरंत ही बिक जाते हैं। अब कामिनी के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो चिंटू का अच्छे से इलाज करा सके। कामिनी पैसे लेकर घर चली जाती है और चिंटू से कहती है, चिंटू मेरे प्यारे भाई, अब मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करा पाऊंगी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और ठीक होने के बाद तुम जो भी खाने के लिए मांगोगे वो तुम्हारी बहन दिलाएगी। क्या सच में दीदी? दीदी, मैं ठीक होने के बाद पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब खा पाऊंगा? आप मुझे खिलाओगी ना? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही दीदी? नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तुम ठीक होने के बाद जो खाना चाहते हो खा लेना। ऐसा कहकर कामिनी चिंटू को हॉस्पिटल ले जाती है। चिंटू 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद जैसा कामिनी ने चिंटू से वादा किया था, कामिनी चिंटू को मनपसंद खाना खिला देती है। चिंटू अब बहुत खुश रहता था और कामिनी भी जादुई लहंगे की खेती करती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। जिस बाजार में कामिनी अपनी दुकान लगाती थी उसके सामने एक बड़ा शोरूम था। उसकी मालकिन कामिनी से बहुत ज्यादा जलने लगती है, क्योंकि कामिनी की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो कामिनी से बहुत परेशान हो रही थी। इस कामिनी की बच्ची की दुकान तो बहुत ज्यादा चल रही है, सारे कस्टमर इसी के पास जा रहे हैं। मैं इतना पैसा लगाकर ब्रांडेड लहंगे बनवाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लहंगे नहीं बिक रहे। मुझे पता लगाना चाहिए कि ये कामिनी इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से लाती है। पता लगाने के बाद इस कामिनी नाम की मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दूंगी। ऐसा सोचकर शोरूम की मालकिन कामिनी पर नजर रखने लगी। एक दिन रोज की तरह कामिनी जादुई लहंगे के खेत से लहंगे लेने जाती है। ए जादुई लहंगे के खेत, मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रांडेड लहंगे चाहिए, तुरंत बहुत सारे लहंगे आ जाएं। कामिनी के इतना कहते ही बहुत सारे ब्रांडेड लहंगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से शोरूम की मालकिन को पता चल जाता है कि कामिनी को इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहां से मिल रहे हैं। अगले दिन शोरूम की मालकिन कामिनी से पहले उस खेत में जाती है और कहती है, जादुई लहंगे के खेत, मुझे कामिनी से ज्यादा ब्रांडेड लहंगे चाहिए ताकि उस कामिनी की बच्ची का एक भी लहंगा ना बिक सके और मेरे सारे लहंगे तुरंत बिक जाएं। शोरूम की मालकिन लहंगे आने का वेट कर रही थी, लेकिन वहाँ लहंगे नहीं आते, बल्कि बहुत सारे सांप आ जाते हैं और शोरूम की मालकिन को डस लेते हैं। तभी वहाँ पर रोज की तरह कामिनी भी आ जाती है और कामिनी को सब पता चल जाता है कि वो यहाँ पर जादुई लहंगे लेने आई थी।
आंटी जी, ये जादुई लहंगे की खेती तभी होती है जब तुम बहुत कठिन परिस्थितियों में हो, और आप तो बिल्कुल भी कठिन परिस्थितियों में नहीं हो। आप यहाँ लालच में आई थी, जिसका परिणाम आपको मिल गया। हाँ कामिनी बेटी, मुझे पता चल गया, लेकिन अगर मेरा जहर नहीं निकला मैं तो मर ही जाऊंगी। जल्दी कुछ करो बेटा। शोरूम की मालकिन की बातें सुनकर कामिनी जादुई लहंगे से कहकर उसका जहर निकलवा देती है और वह बिल्कुल ठीक होकर वहां से चली जाती है। तभी कामिनी जादुई लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे, मैं ये सभी जादुई लहंगे बेचकर सिर्फ अपने लिए इतना ही रखती हूँ ताकि हम दोनों भाई बहन अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें, और बाकी के सभी पैसों को मैं अनाथ और गरीब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए आप हमेशा जादुई लहंगे की खेती करते रहना। हाँ हाँ कामिनी, मुझे पता है तुम जादुई लहंगे की खेती कर करके एक और अच्छा काम कर रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए जादुई लहंगे की खेती हमेशा होती रहेगी और तुम इसी तरह से दिल लगाकर गरीब और अनाथ लोगों की मदद करती रहो। अब कामिनी जादुई लहंगे की खेती से बहुत सारे लहंगे लाकर अपना और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखती और गरीब और अनाथ लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करती थी। इसी तरह कामिनी और उसके भाई चिंटू का खुशी खुशी जीवन चल रहा था।